प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 में पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। और अभाज्य गुणनखंड विधि तुम्हें आ रही है, अभाज्य गुणनखंड करना तुम्हें पहले से ही आ रहा है। जब शुरुआत में हमने सीखा था ना सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, फिर मैंने अभाज्य गुणनखंड बताया था और अभाज्य गुणनखंड से ही हमने लघुत्तम वो बट्टा वाली जोड़ बाकी करी थी, बाद में लघुत्तम निकाल के करे थे ना। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे संख्या दे रखी है पहले में कुछ, ठीक है। पहले के एक में दे रखी है 140 और 140 का जब अभाज्य गुणनखंड करना किस किस को आ रहा है, ओनली हाथ खड़े करना, बोलना कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं बोल सकते, ठीक है, बस बहुत बढ़िया, नीचे कर लो आप। तो कैसे करते हैं हम 140 को इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे 140 को, और क्या करते हैं 140 में अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते हैं। अभाज्य संख्या सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 यहाँ पे लिखते हैं और 2 का भाग लगाते हैं 140 में, हमें पता 70 बार जाता है तो 70 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर वापिस 2 का भाग जा रहे हैं, लगाते हैं 35 बार जाता है। अब वापिस 2 का भाग नहीं जा रहा, अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करते हैं 3 का भाग लगाते हैं। 3 का भाग में नहीं जा रहा, 3 का भाग नहीं जाता तो फिर हम क्या करते हैं 5 का भाग लगाते हैं। 5 का भाग जा रहा है, जब लास्ट में 5 आता है किसी संख्या में तो 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग लगा 35 में 7 बार। और अब 7 में ओनली 7 का ही भाग जाएगा क्योंकि 7 खुद अभाज्य संख्या है, ठीक है। 7 में 7 का भाग गया 1 बार। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे हम लिखते हैं। ये होता है अभाज्य गुणनखंड। तो मुझे लगता है कि अब सारे खुद कर सकते हो तुम, बाकी 3 और कर सकते हो ना। अगर किसी में डाउट है तो कल बता दूंगा, और ये तो कर ही सकते हो ऐसे। अब दूसरा सवाल है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये देखना दूसरा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। इसमें एक नई चीज सीखोगे तुम अभी। यहाँ पे 2 संख्या दे रखी है 26 और 91। इसका हम पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम एलसीएम निकालेंगे। तो 26 और 91, 26 और 91, तो 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब 26 का अभाज्य गुणनखंड करता है तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, लगा दिया, कितने बार गया 13 बार, 13 दूनी 26 होता है ना, 13 बार गया। अब 13 खुद अभाज्य संख्या है तो और किसी का भाग नहीं जाना है, ओनली 13 का जाएगा। इसमें 13 का गया 1 बार, ठीक है, हो गया। 1 आ जाए वहां पे छोड़ देना है। अब 91 में सबसे पहले 2 का भाग नहीं जा रहा, विषम संख्या है ना, तो 2 का भाग नहीं जा रहा। 3 का भाग नहीं जा रहा, लगा के चेक कर लेना चाहिए, नहीं जाएगा। 5 का भाग नहीं जा रहा। 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है 13 बार, 13 7 91 भाग लगा लेना, ठीक है, लगा के चेक करना। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें खुद पता चलने लग जाएगी कि कैसे किसका भाग जाएगा, ठीक है। तो 13 में हमें पता है 13 का ही भाग जाएगा, ये आ गया 1। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 26 बराबर मैं लिखता हूँ 2 गुणा 13 और 91 बराबर लिखता हूँ मैं 7 गुणा 13। तो अब मेरे को क्या चाहिए, एक तो चाहिए एचसीएफ चाहिए 26 और 91 का, 26 और 91 का एचसीएफ। कौन बता सकता है, बोलना नहीं है, जिसको पता है हाथ खड़े करो ओनली। शक्ति बता, जानू बता कैसे हुआ। हाँ, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में सेम आए। इधर 13 सेम आ रहे हैं, ये हो गया एचसीएफ, 13 हो गया। अब एलसीएम किसको पता है, एलसीएम 26 91, 1 मिनट शक्ति तूने क्या बोला, शक्ति क्या नहीं अभी बता क्या हर बार क्या नहीं बता, कोई नहीं मेरे को सुना दिया
कोई डाउट हुए तो बोल दिए उनको। तो एलसीएम किसको पता है, कौन बता सकता है? बताना नहीं है, मतलब हाथ खड़े करो ओनली। लड़कियों में कोई नहीं है? हाँ बता पाओ है? नहीं सुनो मैं बता देता हूँ। हाँ क्या होता है? नहीं करते। देखो इधर देखो, ध्यान से देखना, एकदम इजी है। पहले तो जो दोनों में सेम आ रहा है वो लिख लेते हैं। क्या आ रहा है? सेम 13 आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 13 गुणा। अब जो सेम नहीं आ रहा है वो लिख लेते हैं 2 गुणा 7। क्या करो? 2 गुणा 7 ऐसे लिख लेते हैं। समझ आया? जो सेम है उसको एक बार ही लिखना है, बाकी जो बच्चे हैं ना उनको जैसा है वैसा लिख लो, बस ऐसे ही है। यहाँ पे गुणा करो, 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुणा करा, 7 42, 2 4 7 14 4 18, 182। एलसीएम आ गया 182। आया समझ में? ठीक है, ये आ गया एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना ही नहीं है, यहाँ पे एक चीज और दे रखी है यहाँ पे कि इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। कि जो दो संख्या थी ना अभी हमारी दो संख्या 2691, दो संख्या थी 2691, जब उनको हम गुणा करते हैं ना, उनको जब गुणा करते हैं तो क्या आता है? इसको और इसको गुणा करने पे जो आता है वही सेम टू सेम चीज आती है। कैसे देखते हैं? इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करो, एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करो। चलो करते हैं गुणा। एचसीएफ कितना है? 13 और गुणा एलसीएम है 182। करते हैं गुणा। 13 दूनी 26, 6 ऐसे लगी 2, 13 80, 104, 104 और 2 106, 80 लगी 10, 13 और 10 23, 2366। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इन संख्याओं को गुणा करते हैं। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, क्या गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल करते हैं। 26 और 91 ने 26 को गुणा करते हैं 91 से। चलो करते हैं 26 गुणा 91, तो 26 9 6 54, 4 5 9 2 18 और 5 23। देखो 6 4 2 6 3 2 23 66। सेम टू सेम चीज आ रही है ना? समझ में आया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, उसको गुणा कर दो। ठीक है, एक संख्या मिल जाएगी हमें 2366। फिर जो दो संख्या थी उनको गुणा कर दो तो भी हमें 2366 मिलेगा। आ गया समझ में? तो इसका मैंने पहले करवा दिया, दूसरा और तीसरा खुद कर सकते हो ना, कर लेना। नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, कल मैं करवा दूंगा। तीसरे का भी मैं एक करवाऊंगा, अच्छे से समझ लेना, बाकी तुम्हें करना है। तीसरा ध्यान से देखना कि एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। पहले करा था ने पहला और दूसरे में करा था हमने। एलसीएम याद कर सकते हो तुम? एलसीएम याद कर सकते हो? एचसीएफ याद कर सकते हो? फिर मैं आगे करूं? फिर क्या करवाऊं? चलो करवा देता हूं। 12 15 21। तो पहले क्या करते हैं? इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 का क्या होता है? 2 गुणा 3। सीधा लिख सकता हूं मैं। देखो जिसको नहीं बताना है, जिसको कम समझ में आया है, और देख लो 12 का कैसे लिखा मैंने। 2 से गुणा किया 6, 2 में 2 का भाग दिया 12 में 6, 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1। ठीक है, ऐसे 15 का मैं क्या कर सकता हूँ? 3 गुणा 5। ठीक है, और 21 का 3 गुणा 7। किसका हो जाएगा? 3 गुणा 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पहले हम क्या कर लें? एचसीएफ याद कर लेते पहले। एचसीएफ क्या होगा? 12 15 21 का एचसीएफ क्या होगा? जो चीज तीनों में सेम है। क्या है तीनों में सेम? तीनों में ही सेम है, तो ये हो गया एचसीएफ। और कोई सेम नहीं है ना? ठीक है, एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या करना है? कि जो सेम है वो तो लिख दो एक बार,
गुणा, अब जो भी बच्चा है ना वो लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा करते हैं 3 5 गुणे 10 10 गुणे 20 20 3 60 60 70 70 42 720। क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। ऐसे ही तुम्हें बाकी करना है, दूसरा तीसरा कर लोगे ना। ये उतारना जरूरी थोड़ा ही है, इसका क्या उतारोगे? होशियार हो गए ना तुम, पढ़ने लगे हो काफी है ना। अब जो चौथा सवाल है ना, ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है और ऐसा सवाल एग्जाम में भी आता है और टेस्ट में भी देते हैं सर, ठीक है। तो समझने लायक सवाल है। चौथा सवाल है कि एचसीएफ दे रखा है, हमें दो संख्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है हमें, एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम हमें इसका ज्ञात करना है। तो अभी मैंने एक चीज बताई थी दूसरे सवाल में, क्या बताया था कि जब एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं तो क्या आता है, जो दो संख्या है ना उनको गुणा कर लो, वही आता है 306 गुणा 657, ये चीज आती है। बताया था ना अभी, एचसीएफ और एचसीएम को गुणा करते हैं तो क्या आना चाहिए, जो दो संख्या है उनको गुणा कर लो, वही आना चाहिए। तो मैंने यही करा है, इसके बराबर में ये कर लिया। एलसीएम हमें ज्ञात करना, तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिखता हूं मैं, गुणा एचसीएफ मेरे को दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो एचसीएफ की जगह मैं लिख लेता हूं 9, ठीक है, बराबर 306 गुणा 657। एलसीएम निकालना है ना, पहले हम बताओ क्या करते थे, एक्स का मान निकालना होता था, तो एक्स को अकेला करते थे, एक्स के साथ में जो भी था उसको बराबर के दूसरी साइड भेजते थे। यहाँ पे यही करना है, एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो 9 को उधर भेज देंगे, 9 को उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यहाँ पे गुणा में है, तो एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बट्टा में आ गया 9। 9 का भाग दो इसमें, 9 3 27 3 6, 9 का भाग जा रहा है इसमें, 9 का पूरा भाग निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। 9 3 27 बच्चा 3 6 36 9 4 36, ठीक है। 9 का भाग दे दिया मैंने 306 में, तो एलसीएम बराबर 657 को गुणा कर लेते 34 से, 22 33 8 22,338, ये हो गया एलसीएम। समझ आया ना क्या करना है, ये चीज यहाँ पे समझने वाली है, बस ये इसको आगे सरल करना है बस, ठीक है। ये उतार लो जल्दी से, देखो 500 सवाल है, इसको समझना है बस, छोटा सा है, लंबा नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है तुम्हें कुछ भी, बस यहाँ पे समझना है क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6n 6 की घात n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त क्या हो सकती है। देखो 6 की घात n करते हैं, मतलब 6 की घात 1 करो, 6 की घात 2 करो, 6 की घात 3 करो, 6 की घात 4, ऐसे में तो करते रहो, कभी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती ना। 6 की घात 1 यानी 6 ही होता है, 6 की घात 2 36, तो ये भी 6 पे ही खत्म हो रहा है ना वापिस। 6 की घात 3 करोगे 216, तो ये भी 6 पे ही खत्म हो रहा है ना। तो ये कितने पे खत्म हो रहा है, 6 की घात है वो 6 पे ही खत्म होती है, ठीक है। तो समझ रहा है, तो इतने में समझ में आ गया। अब एक चीज और बताता हूं तुम्हें, अब बोला कि 0 पे समाप्त होनी चाहिए। 0 पे समाप्त कब होता है तुम बताओ, 0 कब आता है वो बताओ मेरे को। 0 कब आता है, जब किसी भी गुणनखंड में, सुन लो ध्यान से सुन लो, जब किसी भी गुणनखंड में 5 और 2 आता है ना, 5 और 2 आता है तो 0 होता है। कहीं पे भी देख लेना चाहिए, किसी भी गुणनखंड में जब 5 और 2 आता है ना, बाजे गुणनखंड करो चाहे किसी का भी, जब अगर गुणनखंड में 5 और 2 आता है ना तो ही 0 आएगा। समझ में आई है क्या किसी का, ये नहीं है समझ में। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 20 लिखता हूँ, यहाँ पे 20 लिखता हूँ, ध्यान से देखना समझना। 20 है ना,
तो मैं बिना गुणनखंड किए बता सकता हूँ कि इसमें एक दो आएगा, एक 5 आएगा, बाकी चाहे कुछ भी हो, एक 2 और एक 5 तो आएगा ही आएगा। कैसे? गुणा करो 2 10 2 5 5 1, ये आ गया 2 और 5, बाकी कुछ भी हो चाहिए। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो उसके गुणनखंड में 1 2 1 5 आएगा, या आएगा। समझ आया? और उदाहरण लेते हैं जिसके समझ में नहीं आया, देख लो। कोई भी संख्या बताओ जिसके लास्ट में 0 होना चाहिए, कोई भी बता दो, तुम बता दो। क्या? 450। छोटी ले लो ना, फालतू 50। चलो 130 ले लेते हैं, मतलब इसमें ऐसा लग रहा है जैसे नहीं आएगा, 130 ले लेते हैं। ठीक है 130 110, चलो 110 ले लेते हैं। गुणनखंड करते हैं 2 55, चलो पहले ही आ गया ने। किसी ने बोला 130 लो, मैं नहीं बोला था, किसी ने क्या 130 लो, करो 2 गेड़ा 65। पहले 3 का जा रहा है क्या? 3 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। 5 का 13 बार 13 1 बाद से चाहे कुछ भी हो, हमें 2 और 5 आ रहा है ना। अब आया समझ में? अगर कोई संख्या कहीं दिक्कत है तो कर दियो ना खराब। आदत जावे कौन तो सुनो, तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तभी उसके गुणनखंड में 2 और 5 आता है। इसका मतलब अगर किसी के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है तो वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती ना। तो मैं क्या करता हूँ, 6 का गुणनखंड करता हूँ। ये जो तरीका था ना, ये तो जुगाड़ वाला तरीका था। मान लो कुछ नहीं आ रहा तब ऐसे करना है। हमारा सही तरीका क्या है? ऐसे तरीके सारे सही होते हैं, बस समझ में आना चाहिए कि मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 6 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो 2 गुणा 3 आता है ना, इसकी घात है n बड़ी है, आता है ना ऐसे। 6 का मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं घात अलग अलग कर सकता हूँ, 2 की घात n, 3 की घात n। कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा ने, 5 नहीं आ रहा ने, तो मैंने बोला था कि अगर 0 पे समाप्त करनी है तो गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। ये बताना है, यहाँ पे लिख रहा है कि जब किसी संख्या के गुणनखंड में 2 या 2 और 5 आए तो ही वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। अतः ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। ये उतार लो। छठे सवाल में क्या है कि 2 संख्या दे रखी है, बोल रहा है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या है, क्यों है भाज्य संख्या हमें पता करनी है। तो ये बोल रहा है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का क्या गुण होता है वो पहले दिमाग में लेके आओ। भाज्य संख्या क्या होती है, हाथ खड़े करके बताओ, बोलना नहीं है, हाथ खड़े करो जिसको पता है। भाज्य संख्या एक होती है अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या। शंकर बताओ ना, वो सम होती है। भाज्य संख्या होती है, शक्ति सिंह बता। चलो अगली बार बोल गए बाहर भेजो सीधो। तो भाज्य संख्या होती है, पहले अभाज्य देखो। अभाज्य संख्या होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, है ना, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता या जिसका गुणनखंड नहीं होता है। सीधी सी बात यह है, जैसे 13 का कोई गुणनखंड होता ही नहीं है, नहीं होता ना। जैसे 10 है, 10 को तुम लिख सकते हैं ना कि 5 गुणा 2 ऐसे, इसका तो गुणनखंड और है, 10 का तो गुणनखंड और है ना, लेकिन 13 का कोई गुणनखंड नहीं है। तो यह है अभाज्य और यह है भाज्य। मतलब भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड होता है वो होती है भाज्य संख्या। तो यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, दो संख्या दे रखी है, पहले एक संख्या लेते हैं और उसको भाज्य सिद्ध करते हैं, भाज्य हम दर्शाते हैं। भाज्य दर्शाने का मतलब इनको हमें गुणनखंडों में दर्शाना है। यहाँ पे संख्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब तुम बोलोगे कि भाई ये तो गुणा में है ना,
लेकिन प्लस में 13 है, ये पूरी एक संख्या है, कोई नहीं बताना मैं अभाज्य है अभाज्य है। तो हमें भाज्य दर्शानी है तो क्या करना है, हमें इस प्रकार से करना है कि यहाँ पे कोई संख्या है, इसको टुकड़ों में बांटना है, यहाँ पे कोई संख्या आ जाएगी गुणा, यहाँ पे कोई एक संख्या आ जाएगी, ऐसे हमें बांटना है। अगर ऐसे दर्शा सकते हैं तो हम बोलेंगे कि इनके टुकड़े हो रहे हैं, दो टुकड़े हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं, मतलब ये भाज्य संख्या है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 13 कॉमन लेता हूँ, 13 कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे देखो एक ये है, एक ये है, यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन लेता हूं मैं। जब इसमें से मैंने 13 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 7 गुणा 11 प्लस, जब इसमें से मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 1। ठीक है, तो हो गया ना बस, ये देखो टुकड़े हो गए ना, 2 टुकड़े गुणा में होने चाहिए, 2 टुकड़े गुणनखंड, खंड मतलब टुकड़ा, और गुणन यानी टुकड़े होने चाहिए लेकिन गुणा में होने चाहिए। यहाँ पे टुकड़े थे ये गुणा में जोड़ में साथ में, तो ये नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, टुकड़े होने चाहिए लेकिन ओनली गुणा में होने चाहिए। ये तो गुणा, अब तुम बोलोगे ये तो जोड़ में, ये संख्या अलग ही होगी, ये संख्या अलग ही होगी ना, इनको सरल कर लो चाहे 13 11 77 और 1 78। ये देखो गुणनखंड हो रहे हैं ना, 13 गुणा 78 मतलब भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ गुणनखंड बन रहे हैं, अतः यह है भाज्य संख्या है। बस ये इतना सा बताना है। ऐसे ही सेम टू सेम इसके आगे वाला है, 1 मिनट, क्या है इसमें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आ रहे हैं, कौन बता सकते हैं? 5 कॉमन आ रहे हैं ना, पहले वाली संख्या है ना जो गुणा में, उसमें भी तो 5 है, और प्लस में आगे वाली संख्या है 5, उसमें भी 5 है। चलो बता देता हूं मैं जल्दी से, क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 भी है क्या, 2 गुणा 1 प्लस 5। तो पहले तो ये एक पूरी संख्या होगी, फिर ये एक संख्या होगी। ठीक है, संख्या मतलब ये गुणन कर लूंगा। इसमें 5 कॉमन आ रहा है, चलो 5 ले लिया, तो यहाँ पे बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, ये ले लिया प्लस में, जब इसमें मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचा, हो गया बस। सेम टू सेम चीज इसमें लिखनी है, ये इसमें भी ये लिखना है, या पहले दोनों कर दो फिर ये लिख दो, हो गया। उतारो किसको, कौन बोला ये उतारिए, अरे शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, तो मिटा दूं तो उतार लो। देखो 7वां सवाल क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा समझना है इसमें। ठीक है, इसको सरल बाद में करना है, पहले इसको समझना है। क्या है इसमें कि किसी खेल के मैदान में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, ऐसा एक पथ है, खेल का मैदान है, उसके चारों ओर ऐसा एक पथ है, रास्ता ऐसा। ठीक है, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया नाम की लड़की है, और वो जब इसका एक चक्कर लगाती है, मान लो यहां से शुरू करती है, यहां से शुरू करता है, और सोनिया को लगता है 18 मिनट। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। रवि थोड़ा स्पीड से दौड़ रहा है, ये बस 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेते हैं, रवि को लगता है 12 मिनट। तो अब ध्यान से देखना, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ध्यान से देखना कि कितने समय बाद है, कितने समय बाद वो वापस यहाँ पे आएंगे और एक साथ आएंगे। जैसे सोनिया ने शुरू करा यहाँ से चलना, यहाँ से चली और ये 18 मिनट में आ गई सोनिया यहाँ पे, लेकिन रवि है, रवि वो 12 मिनट में आ गया था, तो रवि 18 मिनट में थोड़ा सा 12 मिनट यहाँ पे आ गया रवि 18 मिनट में यहाँ तक थोड़ा सा आगे ने। रवि को छोड़ा एक बात, पहले देखो रवि है वो 12 मिनट में यहाँ पे आ गया, एक चक्कर लगा के यहाँ पे आ गया, वापिस एक चक्कर लगा लिया। और जो सोनिया है,
सोनिया 12 मिनट में यहाँ पे पहुंची नहीं, 18 मिनट में पहुंचेगी, मतलब सोनिया यहाँ पे कहीं पे है अभी, पिक्चर है थोड़ी, तो अभी एक चक्कर लगाने पे थोड़ा आगे पीछे हो गए ना, वो एक आगे पीछे हो गए, दूसरा चक्कर लगाते हैं, ठीक है, दूसरा चक्कर लगाते हैं, तो इसको कितना टाइम लगा, सोनिया को दूसरा चक्कर लगाने पे 36 मिनट लगे, 36 मिनट लगे, और रवि को लगे 24 मिनट लगे, ठीक है, अभी भी आगे पीछे है। अब तीसरा चक्कर लगाते हैं, और तीसरा चक्कर लगाते हैं तो इसको 54 मिनट लगते हैं, और रवि है, रवि को 36 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे देखो 36 मिनट पे, 36 मिनट पे एक 36 मिनट है ना, वहां पे एक ऐसा समय है कि वो एक स्थान पे होंगे, समझ में आया क्या? 36 मिनट शुरू से लेके 36 मिनट पे एक वो ऐसा स्थान है, सॉरी 36 मिनट एक ऐसा समय है जहां पे दोनों एक जगह पे होंगे, वापिस यहीं पे। कैसे? 36 मिनट में, 36 मिनट में सोनिया है वो 2 ही चक्कर लगा पाएगी, 18 का 2 चक्कर लगाएगी, 18 मिनट में एक, 36 मिनट में 2 चक्कर लगाएगी। 2 पूरे चक्कर लगाने का मतलब क्या? एक चक्कर लगाया यहाँ पे, एक चक्कर लगाया यहाँ पे आ गई है वापस, ठीक है। अब जो रवि है, रवि क्या करता है? रवि 3 चक्कर लगा लेता है, 3 चक्कर 3 लगा लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत में स्थान पे आ गए ना, तो सेम स्थान पे आना चाहिए, चक्कर चाहे कितने लगाओ, सेम स्थान में आ गया। अब बोले कि कितने चक्कर लगाने पे, चक्कर नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा है? इसमें बोला है कि कितने समय बाद ये मिल रहे हैं, 36 मिनट बाद में ये सेम जगह पे वापस आ रहे हैं। समझ आया सवाल? अब समझ में आता आ गया, लेकिन इसमें करा क्या है, इसमें करा क्या, कुछ आइडिया है? करा क्या इसमें एलसीएम निकाला। क्या निकाला है? एलसीएम। 18 12 का एलसीएम निकालो। 2 9 6 2 9 3 3 क्या आएगा? 3 1 3 1 1 2 2 4 4 3 12 12 36। एक पहले सवाल आया था, वहां पे हमने एचसीएफ निकाला था, 1.1 में आया था एक सवाल, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, ठीक है। उतार लो जल्दी से, ये थोड़ा सा उतार लो, इससे समझ में आ जाएगा तुम्हारे, जल्दी से उतारो ये।